हमारे छोटे से शहर पर आसमान गहराने लगा था। एक जाना पहचाना और प्यारा नजारा। यह गहरा उदास ग्रे रंग का था, एक ऐसा कैनवास जो राहत का वादा करता था। अनीता हमेशा सबसे पहले इसे नोटिस करती थी। वह जो कुछ भी कर रही होती, उसे रोक देती, अपना सर थोड़ा झुकाकर सुनती। यह दूर की गड़गड़ाहट नहीं थी जो पहले उसका ध्यान खींचती, बल्कि हवा में एक हल्का बदलाव था। गर्मी भरी दोपहर में एक ठंडक सी दौड़ जाती, एक कोमल दूत जो आने वाले तूफान का ऐलान करता। उसकी आंखें, जो आमतौर पर हजार अधूरे कामों की एनर्जी से भरी रहती थीं, नरम पड़ जाती। उसके होंठों पर एक छोटी जानी पहचानी मुस्कान आ जाती, एक ऐसा राज जो सिर्फ आसमान के साथ साझा किया जाता था। यह उसका समय था, एक ऐसी सिम्फनी की शुरुआत जिसे सिर्फ वही पूरी तरह से समझ सकती थी। मुझे याद है कि मैं उसे बरामदे से देखता था। एक किताब मेरी गोद में भूली हुई पड़ी थी। उन पलों में दुनिया थमसी जाती थी। पक्षी अपना चहचहाना बंद कर देते, बरगद के घने पत्तों में शरण लेते। स्ट्रीट वेंडर्स और खेलते बच्चों का सामान्य शोर एक शांत इंतजार में बदल जाता। अनीता खुले दरवाजे के पास खड़ी रहती, नाटकीय आसमान के सामने एक परछाई की तरह। वह सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं कर रही थी, वह उसके साथ संवाद कर रही थी। यह एक सालाना रिवाज था, आत्मा की एक तीर्थ यात्रा, जिसके लिए किसी यात्रा की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक धीरज भरा दिल और एक खुली खिड़की चाहिए थी। उसकी शांति गहरी थी, मानसून के आने वाले नाटक के बिल्कुल विपरीत। फिर पहली बूंद गिरती। यह धूल भरे आंगन पर एक हल्की आवाज के साथ गिरती, एक गहरा क्षणभंगुर तारा बनाती। एक और गिरती, फिर एक दर्जन और, हर एक छोटी तालवादक जो ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो रही थी। अनीता अपनी आंखें बंद कर लेती, उसके चेहरे पर शुद्ध आनंद का भाव छा जाता। वह अपना हाथ बढ़ाती, हथेली ऊपर की ओर करके, गिरते हुए हीरों को पकड़ने के लिए। यह एक साधारण भाव था, फिर भी यह इतने अर्थ, इतने इतिहास से भरा था। उसकी त्वचा पर गिरने वाली हर बूंद एक सोई हुई याद को जगाती लगती थी, पिछली बारिश की एक कहानी। ऐसा लगता था जैसे उसका पूरा जीवन किसी डायरी में नहीं, बल्कि अनगिनत मानसून में दर्ज था, जिन्हें उसने देखा था और खुले दिल से स्वागत किया था। अनीता के लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, यह एक जीवित इकाई थी। यह एक दोस्त थी जो हर साल लौटती थी, अपने साथ दूर देशों और भूली हुई यादों की कहानियां उलाती थी। यह एक सफाई करने वाली थी जो सिर्फ पत्तों से धूल नहीं, बल्कि उसके मन से चिंताओं को भी धो देती थी। शुरुआती टिप टिप एक लंबी, खूबसूरत कविता की शुरुआती पंक्ति थी, जिसे वह दिल से जानती थी। जैसे जैसे बारिश की गति बढ़ती, वैसे वैसे उसकी आंखों में रोशनी भी बढ़ती। बाहर की दुनिया शायद बंद होने की तैयारी कर रही थी, बाढ़ से छिपने की, लेकिन अनीता के लिए उसकी दुनिया अभी अभी खुलनी शुरू हुई थी, अपने सबसे जीवंत और प्यारे रंग दिखा रही थी। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, हल्की फुहारों से एक जोरदार बरसात में बदलती गई। जमीन से एक जादुई खुशबू उठने लगती थी। यह पेट्रिकोट थी, गीली मिट्टी की खुशबू, इतनी जबरदस्त और यादें ताज़ा करने वाली खुशबू कि यह आपको समय में पीछे ले जा सकती थी। अनीता गहरी सांस लेती, उसका पूरा वजूद उस खुशबू को सोखता हुआ लगता था। वह इसे बारिश की आत्मा कहती थी। उसके लिए ये गंध सिर्फ मिट्टी से निकलने वाले तेलों की रासायनिक प्रतिक्रिया से बढ़कर थी। ये नॉस्टैल्जिया का असली सार था। इसमें उसके बचपन की महक थी, कीचड़ भरे गड्ढों में नंगे पैर दौड़ने की, गर्मी की बौछार के बाद उसकी माँ के बगीचे की। यह एक ऐसी खुशबू थी जो खुशी और अपनेपन की भावना से जुड़ी हुई थी। इस खास खुशबू में कहानियों का एक ब्रह्मांड समाया हुआ था। यह उसे उसकी दादी की याद दिलाती थी, जो कहती थी कि पृथ्वी खुश है और लंबी, गर्म गर्मी के बाद राहत की सांस छोड़ रही है। अनीता मुझे बताती थी कि कैसे वह और उसके चचेरे भाई जानबूझकर
बारिश से ठीक पहले सूखी धूल को उड़ाते थे ताकि पहली बूंदें गिरने पर खुशबू तेज हो जाए। यह एक ऐसा खेल था जो वे प्रकृति के साथ खेलते थे, अपनी पसंदीदा खुशबू बनाने के लिए एक सहयोग। हवा में चिपकी मिट्टी की महक एक संकेत था कि औपचारिकताएं छोड़ दी जाएं, वयस्क जिम्मेदारियों की परतों को उतार फेंका जाए और जीवित रहने और पल में मौजूद रहने के सरल, शुद्ध आनंद से फिर से जुड़ा जाए। खुशबू हमारे घर के हर कोने में फैल जाती थी। ये खिड़कियों से अंदर आती, पर्दों और पुराने लकड़ी के फर्नीचर से चिपक जाती। बारिश रुकने के कई दिनों बाद भी इसकी हल्की सी महक बनी रहती, तूफान के दौरे की एक हल्की याद दिलाती। अनीता अक्सर पहली बारिश के पानी का एक छोटा कटोरा इकट्ठा करती और उसे अपने कमरे में रखती, उस क्षणभंगुर खुशबू का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ने की उम्मीद में। यह उसके पल को बनाए रखने, जादू को संरक्षित करने का उसका तरीका था। गीली मिट्टी की महक इस बात की पुष्टि थी कि जीवन चक्रीय है, कि सूखे और कठिनाई के हर दौर के बाद नवीनीकरण और राहत होगी। नम हवा में फुसफुसाया गया एक वादा। किसी भी अन्य संवेदी अनुभव से बढ़कर यह खुशबू ही थी जिसने अनीता के लिए मानसून को परिभाषित किया। यह उसकी सभी बारिश की यादों का लंगर थी। काले बादलों का दिखना या गरज की आवाज सिर्फ अग्रदूत थे, लेकिन पेट्रीकोर का आना समारोह की सच्ची शुरुआत थी। यह उसके लिए एक गहरा व्यक्तिगत और लगभग आध्यात्मिक अनुभव था। उसे देखते हुए मुझे यह समझ में आने लगा कि बारिश सिर्फ एक घटना नहीं थी जिसे वह देखती थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वह अपनी हड्डियों के मज्जा में महसूस करती थी। गीली मिट्टी की खुशबू वह कुंजी थी जिसने उसकी सबसे अनमोल यादों का दरवाज़ा खोला, उसके अतीत की बारिश भरी यादों की ओर ले जाने वाला एक सुगंधित मार्ग। एक बार जब बारिश एक स्थिर, लयबद्ध ताल में बदल जाती थी, तो अनीता के अनुष्ठान का एक और अध्याय शुरू होता था। वह पुराने अखबार और अपनी नोटबुक्स के फेंके हुए पन्ने इकट्ठा करती थी। उसकी उंगलियां एक जानी पहचानी, अभ्यास की हुई नज़ाकत से चलती थीं। यह कागज की नावें बनाने का समय था। ये एक ऐसा हुनर था जिसे उसने अपने बचपन में सिद्ध किया था, रचना का एक छोटा सा कार्य जो उसे असीम संतोष देता था। हर मोड़ सटीक होता था, हर क्रीज तेज। वह सिर्फ एक या दो नहीं बनाती थी, वह एक छोटा बेड़ा बनाती थी, नाजुक कागज के जहाजों का एक बेड़ा जो अपनी पहली यात्रा पर जाने के लिए तैयार होता था। ये एक परंपरा थी जिसे उसने बड़ा होने के बाद भी नहीं छोड़ा, अपनी युवावस्था के लापरवाह दिनों से एक ठोस जुड़ाव। जब वह काम कर रही होती थी, तो वह मुझे उन भव्य नौसैनिक लड़ाइयों की कहानियां सुनाती थी, जो वह और उसके दोस्त अपने बचपन की गली के उमड़ते नालों में आयोजित करते थे। मानसून की बारिश से बनी धाराएं उनके विशाल महासागर थे, और कागज की नावें उनके शानदार युद्धपोत थे। एक गिरा हुआ पत्ता एक भयानक समुद्री राक्षस था, और हवा का एक अचानक झोंका एक विश्वासघाती तूफान था। उसे सुनते हुए मैं लगभग उस छोटी लड़की को देख सकता था जिसकी दो चोटियां थीं। उसकी आंखें कल्पना से चौड़ी थीं, अपनी कागज की नाव को खतरनाक धाराओं में नेविगेट करते हुए खुशी से चिल्ला रही थी। उसके लिए ये सिर्फ मुड़े हुए कागज के टुकड़े नहीं थे, वे सपने, आशाएं और अंतहीन बचपन के रोमांच के वाहक थे। जब उसका बेड़ा तैयार हो जाता, तो वह पानी से भरी सड़क पर निकल आती। बारिश उसके बालों को उसके चेहरे पर चिपका देती, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं होता था। एक नौसैनिक एडमिरल की देखभाल के साथ वह अपनी नावों को एक एक करके नालों के किनारे बनी तेज धाराओं में छोड़ती। वह उन्हें ध्यान से देखती थी, क्योंकि वे धारा में फंस जाती थीं, अपनी अज्ञात मंजिल की यात्रा पर डगमगाती और घूमती थीं। कुछ जल्दी पलट जाती, उनके कागज के पतवार जल्दी संतृप्त और भारी हो जाते। अन्य भाग्यशाली वाले अपनी महान यात्रा पर कोने से गायब होकर शान से आंखों से ओझल हो जाती।
उसके द्वारा छोड़ी गई हर नाव अपने साथ उसका एक छोटा सा हिस्सा ले जाती थी। शायद एक ऐसी चिंता ले जाती थी जिसे वह छोड़ना चाहती थी, दूसरी एक इच्छा जिसे वह ब्रह्मांड में भेज रही थी। यह बहते पानी के साथ एक शांत बातचीत थी। जब कोई नाव डूब जाती थी तो वह कभी दुखी नहीं लगती थी। यह सब खेल का हिस्सा था, कहानी का हिस्सा। इतनी नाजुक चीज बनाना और उसे इतने शक्तिशाली और अप्रत्याशित तत्व में स्वतंत्र कर देना स्वीकार्यता का एक अभ्यास था। यह जीवन के लिए एक खूबसूरत मार्मिक रूपक था। आप बनाते हैं, आप पोषण करते हैं और फिर आपको जाने देना होता है, यात्रा पर भरोसा करते हुए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अनीता की बारिश की सभी यादें उसके अकेले के चिंतन के पलों से नहीं थीं। कुछ सबसे प्यारी यादें छाता साझा करने के साधारण कार्य से जुड़ी थीं। उसने मुझे उन सैरों के बारे में बताया जो वह अपने पिता के साथ एक ही बड़े काले छाते के नीचे करती थी। उस चंदवा के नीचे बारिश की आवाज अलग थी, एक दबी हुई अंतरंग धुन जो सिर्फ उन दोनों के लिए एक छोटी निजी दुनिया बनाती थी। उन्हें सूखे रहने के लिए एक दूसरे के करीब चलना पड़ता था। उनके कंधे कभी कभार छूते थे। उन पलों में शब्दों की अक्सर जरूरत नहीं होती थी। साझा जगह, समन्वित कदम और बारिश की शांत लय उनकी अपनी एक भाषा थी। उसे एक खास शाम याद है जब वे बाजार से लौटते समय अचानक मूसलाधार बारिश में फंस गए थे। उसके पिता ने बिना किसी झिझक के अपना पुराना मजबूत छाता खोला था और उसे अपने करीब खींच लिया था। बाहर की दुनिया हवा और पानी का एक अराजक धुंधलापन थी, लेकिन उस काले गुंबद के नीचे पूर्ण सुरक्षा और शांति का एहसास था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस छाते को हवा के झोंकों के खिलाफ स्थिर रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि बारिश उसे न छुए। यह उस शांत, सुरक्षात्मक हावभाव में था कि उसने अपने पिता के प्यार की गहराई को किसी भी बोले गए शब्दों से ज्यादा गहराई से समझा। छाता सिर्फ बारिश से ढाल नहीं था, यह उनके अटूट संरक्षण का प्रतीक था। छाता साझा करने की यह याद अनीता के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। इसने निकटता, विश्वास और किसी के साथ तूफान का सामना करने के आराम का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद के वर्षों में साझा छाते के नीचे किसी प्रियजन के साथ बारिश में टहलना उसकी सबसे रोमांटिक धारणाओं में से एक थी। यह एक विशाल, उदासीन दुनिया के बीच एक छोटा, अंतरंग बुलबुला बनाने के बारे में था। यह एक दूसरे की रक्षा करने, एक साथ बारिश से निपटने के अनकहे वादे के बारे में था। निकटता सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह भावनात्मक थी। तत्वों के खिलाफ दो आत्माओं का एक साथ आना, एक दूसरे की उपस्थिति में गर्मी और सुरक्षा खोजना। अब भी बारिश के दिन दो लोगों को छाता साझा करते देखकर उसे मुस्कान आ जाती थी। ये एक ऐसा दृश्य था जो उसके अपने अनुभवों से गहराई से जुड़ा हुआ था। इसने उसे याद दिलाया कि जबकि कुछ बारिश के दिन के अनुष्ठान एकांत और आत्मनिरीक्षण के लिए होते हैं, अन्य संबंध और साझा अनुभव के बारे में होते हैं। बारिश में अलग करने की शक्ति थी, लोगों को घर के अंदर मजबूर करने की, लेकिन इसमें उन्हें करीब लाने की शक्ति भी थी, उन्हें एक छोटी सी जगह और एक सामान्य उद्देश्य साझा करने के लिए मजबूर करने की। अनीता के लिए उस साझा छाते की याद एक निरंतर अनुस्मारक थी कि आपको कभी भी तूफान का अकेले सामना नहीं करना पड़ता। अनीता की दुनिया में कोई भी मानसून चाय और पकौड़ों के पवित्र अनुष्ठान के बिना पूरा नहीं था। जैसे ही बारिश खिड़की के शीशे पर अपनी स्थिर ताल बजाना शुरू करती, एक ललक अपनी तीव्रता में लगभग आदिम उठती। यह पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा थी, बारिश के आने का एक पाक उत्सव। रसोई जल्द ही गतिविधि का केंद्र बन जाती। चाय के लिए अदरक और इलायची को कुचलने की तीखी, मसालेदार खुशबू गर्म तेल में प्याज और बेसन के घोल के छिलके के साथ मिल जाती। ये गंधें मानसून के अनुभव के लिए उतनी ही अभिन्न थीं
जितनी गीली मिट्टी की खुशबू। अनीता एक विशेषज्ञ के अंदाज में पकौड़े बनाने की प्रक्रिया का जिम्मा लेती। उसे नापने वाले कप या व्यंजनों की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ घोल की सही स्थिरता, सही मात्रा में मसाले डालने का तरीका जानते थे। वह प्याज, आलू और कभी-कभी पालक को बारीक काटती, उन्हें सुनहरे पीले घोल में मिलाती। हर खेप को पूरी तरह से कुरकुरा होने तक तला जाता। तेल के छिलके की आवाज बाहर बारिश की टिप-टिप के लिए एक डिलाइटफुल प्रतिध्वनि थी। पूरा घर एक खुशबू से भर जाता, जो गर्मी, आराम और स्वादिष्ट भोग का वादा करती थी। यह इंद्रियों के लिए एक दावत थी, ग्रे, नम मौसम के लिए एक उत्तम उपचार। चाय भी उतनी ही जरूरी थी। इसे कड़क होना चाहिए था, मजबूत और दूधिया, ढेर सारी अदरक और थोड़ी कुचली हुई काली मिर्च के साथ उबाला हुआ, ताकि हल्की गर्माहट मिले। चाय को धीरे धीरे उबाला जाता, जिससे स्वाद एक साथ मिलकर एक उत्तम आरामदायक पेय बन जाता। इसे परोसना भी अनुष्ठान का हिस्सा था। गर्म सुगंधित तरल को साधारण मिट्टी के कपों या उसके पसंदीदा सिरेमिक मगों में डाला जाता। भाप नाजुक घुमावों में उठती। गर्म मसालेदार चाय और कुरकुरे नमकीन पकौड़ों का संयोजन स्वर्ग में बना एक मेल था। एक पाक परंपरा जिसे विशेष रूप से बारिश के दिन के लिए डिजाइन किया गया था। बरामदे में इकट्ठा होकर हम इस साधारण दावत का मजा लेते। चाय की गर्मी हमारी हड्डियों में समा जाती, मानसून की ठंडक को दूर भगाती। गर्म पकौड़े का हर कौर तीखी पुदीने की चटनी में डुबोकर स्वाद और बनावट का एक विस्फोट था। ये पल सिर्फ भोजन के बारे में नहीं थे, वे साथ होने के बारे में थे। बारिश ने रुकने, परिवार के रूप में एक साथ बैठने और एक साधारण घर के बने भोजन पर कहानियां और हंसी साझा करने का सही बहाना प्रदान किया। अनीता के लिए चाय और पकौड़े का अनुष्ठान मानसून के सामाजिक जीवन का दिल था, एक स्वादिष्ट याद जिसे वह हर बारिश के साथ फिर से बनाती थी। जहां अनीता की बारिश के दिनों की कई गतिविधियां शांत और विचारशील थीं, वहीं उसके मानसून के प्यार का एक और पहलू भी था, शुद्ध, अनियंत्रित परित्याग का। ऐसे दिन होते थे जब बारिश सिर्फ एक हल्की बौछार नहीं होती थी, बल्कि एक जंगली, मूसलाधार बारिश होती थी। प्रकृति की एक शक्ति जो प्रतिक्रिया की मांग करती थी। ऐसे दिनों में उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ जाती थी। वह अपनी चप्पलें उतार देती, मुझे हाथ से पकड़ती और खुले में दौड़ जाती, सीधे तूफान के दिल में। ठंडे पानी का शुरुआती झटका जल्द ही स्वतंत्रता की एक रोमांचक भावना से बदल जाता था। यह उसका नृत्य था। कोई कोरियोग्राफी नहीं थी। गिरने वाली बारिश की अराजक ताल के अलावा कोई ताल नहीं था जिसका पालन करना था। वह घूमती और कूदती, उसकी बाहें फैली हुई जैसे आसमान को गले लगाने के लिए। वह अपना सिर पीछे झुकाती और बारिश को अपने चेहरे पर बहने देती, इतनी शुद्ध और संक्रामक खुशी के साथ हंसती कि इसमें शामिल न होना असंभव था। उन पलों में वह जिम्मेदारियों और चिंताओं वाली एक वयस्क नहीं थी। वह फिर से एक बच्ची थी, पूरी तरह से मुक्त। बारिश ने सभी बाधाओं को धो दिया, आत्मचेतना की सभी भावना को धो दिया। यह सिर्फ वह, तूफान और जीवित होने की शुद्ध खुशी थी। दुनिया अपनी खिड़कियों के पीछे से देखती थी, लेकिन हम अपनी ही दुनिया में थे। बारिश में भीगे कपड़े हमारी त्वचा से चिपके हुए, हमारे टखनों पर कीचड़ भरे पानी का छींटा। इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह मुक्ति की भावना थी, घर के अंदर की सीमाओं से मुक्त होने और प्रकृति की कच्ची ऊर्जा के साथ घुल मिल जाने की। अनीता अपनी पूरी आवाज में पुराने, भूले हुए बारिश के गीत गाती थी। उसकी आवाज कभी-कभी गरज में खो जाती थी। ये एक दर्शक के लिए एक प्रदर्शन था, खुद मानसून। उसका नृत्य एक श्रद्धांजलि थी, तूफान की शक्ति और सुंदरता का एक उत्सव। बारिश में नाचने के ये पल शायद उसकी सभी यादों में सबसे जीवंत थे।
वे उसकी भावना का एक प्रमाण थे, सबसे जंगली परिस्थितियों में खुशी खोजने की उसकी क्षमता का। यह एक सबक था जो उसने मुझे बिना शब्दों के सिखाया कि कभी-कभी तूफान से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसे छिपना नहीं है, बल्कि बाहर जाकर उसमें नाचना है। ये यादें कोमल या उदासीन नहीं थीं, वे जंगली, स्पष्ट और जीवन से भरपूर थीं। वे एक ऐसी आत्मा की यादें थीं जिसने वश में होने से इनकार कर दिया। एक ऐसी भावना जिसने मूसलाधार बारिश के दिल में अपनी सबसे सच्ची अभिव्यक्ति पाई। मानसून हमेशा अनीता के लिए खुशी का स्रोत नहीं था। आसमान की तरह उसकी बारिश की यादों में भी ग्रे बादल और उदास रंग थे। लगातार बारिश कभी-कभी उसके अपने दिल के अंदर के तूफान को दर्शा सकती थी। उसने मुझे एक खास मानसून के मौसम के बारे में बताया, जो व्यक्तिगत नुकसान के एक बड़े दौर के साथ मेल खाता था। आसमान कई दिनों तक रोता रहा और ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग भी उसके साथ शोक मना रहा हो। लगातार ग्रे रोशनी और घर में घुसने वाली नम ठंडक उसके दुख को बढ़ाती हुई लगती थी, जिससे दुनिया उदास और वीरान महसूस होती थी। बारिश, उसकी पुरानी दोस्त, अचानक एक अवांछित मेहमान लगने लगी। उस समय उसकी खिड़की पर बारिश की आवाज एक सुखदायक लोरी नहीं, बल्कि एक निरंतर, शोकपूर्ण दस्तक थी। यह उसकी अकेलेपन की याद दिलाती थी। हर बूंद उसके अंदर महसूस होने वाली खालीपन को गूंजती थी। पेट्रिकोर, वह खुशबू जिसे वह आमतौर पर पसंद करती थी, अब सड़े हुए और नम की महक आ रही थी। कागज की नावें नहीं बनी, अखबार एक भूली हुई ढेर में पड़े रहे। चाय और पकौड़ों की कोई इच्छा नहीं थी, जश्न मनाने की कोई ऊर्जा नहीं थी। बारिश, जो हमेशा खुशी और जुड़ाव का उत्प्रेरक रही थी, अब उसे और ज्यादा अलग-थलग करने का काम करती थी। उसे उसके दुख के साथ घर के अंदर फंसा देती थी। उसे याद है कि वह घंटों खिड़की के पास बैठी रहती थी, पानी को सड़कों पर बहते हुए देखती थी, अपने साथ पत्ते और मलबा ले जाते हुए। यह उसकी अपनी भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब लगता था, उदासी का एक अशांत प्रवाह जो उसके अतीत के टुकड़ों को बहा ले जा रहा था। बाहर की दुनिया बाढ़ में घुलती हुई लगती थी और उसे लगता था कि वह भी उसके साथ घुल रही है। बारिश की चीजों को साफ करने की शक्ति तब क्रूर लगती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी यादें धुल जाएं, चाहे वे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हों। मानसून उसके दर्द का आईना बन गया था और उसे देखना लगभग असहनीय था। हालांकि यह अनुभव बारिश के साथ उसके रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसने उसे सिखाया कि मानसून सिर्फ खुशी और उत्सव के बारे में नहीं था। यह आत्मनिरीक्षण का भी समय था, मुश्किल भावनाओं का सामना करने का। इसने उसे दिखाया कि प्रकृति दुख में भी साथी हो सकती है और खुशी में भी। उस साल गिरी बारिश ने उसके दुख को धोया नहीं, बल्कि उसके साथ बैठी रही। समय के साथ जैसे जैसे मौसम बदला, उसने सीखा कि जैसे सूरज अंततः बादलों को चीरता है, वैसे ही उपचार भी आएगा। इस उदास याद ने बारिश के प्रति उसके प्यार में एक नई गहराई जोड़ी। उसके उदास मूड के लिए समझ और सहानुभूति की एक परत। जिस तरह बारिश उसके दुख को दर्शा सकती थी, उसी तरह इसमें आशा और नवीनीकरण का वादा भी था। अनीता के सबसे अनमोल पल अक्सर तूफान के दौरान नहीं, बल्कि शांत, जादुई नतीजों में होते थे। एक विशेष रूप से भारी बारिश के बाद बादल छंटने लगते और एक हल्की पानीदार धूप धीरे से झांकती। दुनिया ताजी धुली हुई और चमकती हुई अपनी सांस रोके हुए लगती थी। और फिर साफ होते आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई देता। अनीता के लिए यह प्रकृति का सबसे भव्य नजारा था, तूफान को धैर्यपूर्वक झेलने का इनाम। इंद्रधनुष का दिखना उसे एक ऐसे आश्चर्य से भर देता था जो कभी कम नहीं होता था, चाहे उसने इसे कितनी भी बार देखा हो। वह सबको घर से बाहर बुलाती थी, एक बच्चे के उत्साह के साथ आसमान की ओर इशारा करती थी। रंगों के जीवंत बैंड,
चौटिल बैंगनी ग्रे बादलों के खिलाफ खींचा गया एक उत्तम छाप शांति और वादे का प्रतीक थे। यह एक संकेत था कि उथल पुथल खत्म हो गई थी, कि उदासी से सुंदरता उभर सकती थी। वह इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल के रूप में देखती थी, तूफान की अराजकता के बाद पूर्ण सद्भाव का एक क्षणभंगुर पल। इंद्रधनुष का हर रंग उसके लिए एक विशेष अर्थ रखता था। लाल बारिश में नाचने का जुनून था, नीला उदास दिनों की उदासी थी, हरा आसपास उगने वाला नया जीवन था, और पीला चाय की गर्मी और साझा हंसी थी। इंद्रधनुष एक पूरी कहानी थी, पूरे मानसून अनुभव का एक दृश्य सारांश। यह एक अनुस्मारक था कि खुशी और दुख, प्रकाश और छाया सभी एक ही सुंदर स्पेक्ट्रम का हिस्सा थे। बारिश के बिना आप इंद्रधनुष के शानदार रंगों को नहीं देख सकते थे। इंद्रधनुष की यह याद अनीता के लिए एक मार्गदर्शक दर्शन बन गई। इसने उसे लचीलेपन और आशावाद के बारे में सिखाया। जब भी उसे अपने जीवन में एक मुश्किल दौर का सामना करना पड़ता था, एक व्यक्तिगत तूफान, तो वह इंद्रधनुष की छवि को पकड़े रहती थी। वह जानती थी कि कठिनाई बारिश की तरह अस्थायी थी। उसने रोशनी के टुकड़ों को देखना सीखा, रंग के वादे को जो अनिवार्य रूप से आएगा। तूफान के बाद इंद्रधनुष सिर्फ एक खूबसूरत याद नहीं थी, यह एक गहरा जीवन सबक था। आसमान से एक रंगीन वादा कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश और सुंदरता की वापसी होती है। आज 8 सितंबर 2025 है। आसमान एक बार फिर ग्रे रंग का है और देर से हुई मानसून की बौछार की पहली बूंदें गिरने लगी हैं। मैं यहीं उसी बरामदे में बैठा हूँ, मेरे हाथों में चाय का कप ठंडा हो रहा है और मैं सुन रहा हूँ। मैं बारिश की ताल में अनीता की यादों की गूंज सुन रहा हूँ। टिन की छत पर टिप टिप अब सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह एक कहानी है। उन पलों का संग्रह जो उसने इतनी उदारता से मेरे साथ साझा किए। बारिश उसके जीवन का एक जीवित संग्रह बन गई है, उसकी खुशियों, उसके दुखों और उसकी बेझिझक भावना की रक्षक। आंगन से गीली मिट्टी की खुशबू उठती है और एक पल के लिए मैं लगभग उसे दरवाजे पर खड़ा देख सकता हूँ। उसकी आंखें आनंदमय पहचान में बंद हैं। मुझे कागज की नावों का एक बेड़ा मेरी यादों की धाराओं में तैरता हुआ दिखाई देता है, और मुझे एक ठंडी बारिश भरी शाम को एक साझा छाते की गर्मी महसूस होती है। रसोई में पकौड़ों की छिलके की आवाज और बारिश में नाचते हुए उसकी हंसी की आवाज अब मेरे लिए उतनी ही वास्तविक है जितनी बाहर गिरती बारिश। उसने मुझे मानसून को असुविधा के रूप में नहीं, बल्कि एक घटना के रूप में देखने के लिए सिखाया, इंद्रियों और आत्मा का एक त्योहार। बारिश के लिए उसका प्यार एक उपहार था जिसे वह छोड़ गई। उसने मुझे ध्यान देना सिखाया, साधारण में कविता खोजना और जीवन की चक्रीय प्रकृति की सराहना करना। उसने मुझे दिखाया कि एक ही प्राकृतिक घटना व्यक्तिगत अर्थ के ब्रह्मांड को धारण कर सकती है। बारिश अब सिर्फ आसमान से गिरता पानी नहीं है, यह एक संदेशवाहक है जो उसे मेरे पास वापस लाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। गिरने वाली हर बूंद उसके साथ एक जुड़ाव महसूस कराती है, उसकी कहानी का एक सिलसिला। यादें इतनी स्पष्ट हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी यहीं है, इंद्रधनुष के दिखने का इंतजार कर रही है। और इसलिए मैं अनुष्ठानों को जारी रखूंगा। मैं चाय बनाऊंगा, शायद कुछ पकौड़े तलने की कोशिश भी करूं। मैं पानी को बहते हुए देखूंगा और शायद उसकी याद में एक कागज की नाव भी छोड़ूंगा। अनीता की वजह से बारिश फिर कभी अकेली नहीं होगी। ये हमेशा उसकी उपस्थिति, उसकी आवाज और उसकी बारिश भरी यादों से भरी रहेगी। तूफान बीत जाएगा और सूरज फिर से चमकेगा, लेकिन बारिश के लिए उसके प्यार की गूंज हमेशा बनी रहेगी। मेरे दिल के शांत कोनों में एक हल्की, लगातार टिप टिप।